नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखिए, जॉन बोल्टन के जाने के बाद और इजराइल का जो प्रभाव है वो भी यूएसए के ऊपर थोड़ा कम हो रहा है। इस स्थिति में संभावना यह है कि हो सकता है यूएस ईरान के बीच के जो संबंध है थोड़ी से बेहतर हो जाए। अगर अफगानिस्तान में यूएसए को सफलता नहीं मिली तो ईरान एक ऐसी जगह हो सकता है जहां पर यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी क्रेडिबिलिटी शो कर सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जरूर चाहेंगे कि वो ये साबित कर पाएं कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। चूंकि 2020 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो उसके पहले कुछ बेहतर करना चाहेंगे और खुद को एक रिप्यूटेड स्ट्रेटजिस्ट के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरीके से एनालाइज करके शुरुआत करनी होगी। किम जो उनके साथ उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन कोई पॉजिटिव आउटकम निकल के नहीं आ पाया। नॉर्थ कोरिया ना तो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कम कर रहा है और ना ही उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ही रोका है। तो नॉर्थ कोरिया के साथ यूएसए की जो बातचीत है उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं निकले। इसके बाद उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत का प्रयास किया ताकि अफगानिस्तान में थोड़ी स्टेबिलिटी आए और वो वहां से अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल पाए। लेकिन तालिबान ने बातचीत के दौरान सीज फायर करने से इनकार कर दिया। वो एक ओर यूएसए के साथ बातचीत करते रहे और दूसरी ओर वो वहां की सिविलियन पॉपुलेशन पर लगातार हमले करते रहे। वो फिर भी तालिबान के साथ बातचीत कर रहे थे क्योंकि वो इलेक्शन के दौरान किए गए अपने एक प्रॉमिस को पूरा करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको घर वापस लेकर आएंगे, जिस बात से वहां की ऑडियंस काफी भावुक हुई थी और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में वोट्स भी मिले थे। वो अपने उसी प्रॉमिस से कंप्लाई करना चाहते थे या उसे पूरा करना चाहते थे। दैट्स वाई वो अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये बातचीत भी सफल नहीं हो पाई। काबुल की सरकार को मार्जिनलाइज कर दिया गया, उन्हें इस बातचीत में एक की रोल नहीं दिया गया तो उन्होंने भी इस बातचीत का विरोध किया। तालिबान ने भी मिलिट्री एक्शंस रोके नहीं, वो बातचीत करते जा रहे थे, हमले करते जा रहे थे। दैट्स वाई अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में तालिबान के साथ बातचीत को भी डेड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि अब तालिबान से बातचीत खत्म हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। खैर, दैट वाज द ओनली थिंग जिसके कुछ पॉजिटिव आउटकम इंडिया के लिए हो सकते हैं। इंडिया भी नहीं चाहता था कि तालिबान से बातचीत हो या वो सत्ता में आए। इंडिया चाहता है कि तालिबान के साथ बातचीत हो लेकिन सेंटर में जो की प्लेयर हो वो अफगानिस्तान की सरकार हो, यूएसए या कोई अन्य देश नहीं। अब देखिए, इसके बाद एकमात्र एरना बचता है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी बहुत अपनी डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी यानी कि रणनीतिक कौशल दिखा सकते हैं, एंड दैट इज ईरान। देखिए, ईरान में अगर वो स्टेटस को भी मेंटेन कर पाए तो इसे भी सफलता कहा जा सकता है। उन्होंने अपने पद पर आने के जस्ट बाद JCPOA को कैंसिल कर दिया, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यूएसए के अलावा 5 और देश थे जिन्होंने मिलकर ईरान के साथ इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन किया था। उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया, जिसके बाद से ही उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी इंपोज करे हैं। तो एक ऐसी संभावना है, अगर वो ईरान के साथ संबंध बेहतर कर पाए तो एक एरिना तो कम से कम ऐसा होगा जहां पर वो सफलता हासिल कर पाएंगे। ट्रंप के जो कुछ नज़दीकी एसोसिएट रहे उसमें बहुत स्पेसिफिकली नाम आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का। उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक बात सेंटर में थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाए, अगर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े तो किया जाए लेकिन सत्ता में परिवर्तन हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस विचार से सहमत नहीं थे, वो हमेशा से इसका विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि यूएसए किसी अन्य ओपन एंडेड वॉर में जाए, स्पेसिफिकली विद ईरान। वो यूएसए को एक और लड़ाई में नहीं झोंकना चाहते थे। इसका कारण एक महत्वपूर्ण यह भी था कि जब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तभी उन्होंने लोगों से यह वादा किया था कि वो अमेरिकन सोल्जर्स को वापस घर लेकर आएंगे। इससे उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी मिला था और इसी डर से वो नहीं चाहते कि वो अमेरिकन सोल्जर्स को वेस्ट एशिया के वोलाटाइल एनवायरनमेंट में एक बार फिर से भेज दें और उनकी जान को खतरे में डाल दें, अपने वादे को तोड़ दें। और उनकी इस इंस्टिंक्ट को आप G7 की मीटिंग के दौरान भी देख सकते हैं, जब वो फ्रांस में उनके सामने जिक्र किया जाता है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद जावेद ज़रीफ, वो बातचीत के लिए आ चुके हैं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत भी की। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह अनाउंस किया कि ट्रंप और रूहानी जी
बातचीत बहुत जल्द करेंगे आने वाले हफ्तों में। मिस्टर ट्रंप ने इस बात को वहां पे साफ किया कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करें, और सही समय आने पर वो मिस्टर रूहानी से बातचीत भी जरूर करेंगे। मतलब थोड़े से मॉडरेट हुए हैं वो अपने स्टांस में, बातचीत करने को तैयार हैं। उसके कुछ घंटों पहले मिस्टर रूहानी ने भी अपनी बातचीत के दौरान, अपनी एक स्पीच के दौरान ये सिग्नल दिया था कि वो मिस्टर ट्रंप के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दोनों ओर से दिखाई पड़ रहे हैं वो ये शो करते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो सकती हैं। हालांकि मिस्टर रूहानी ने इस बात को साफ किया कि वो बातचीत के लिए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि वॉशिंगटन उनके खिलाफ लगाए गए सैंक्शंस को हटा नहीं देता। वो सैंक्शंस जो न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद ईरान के ऊपर से हटा लिए गए थे, और यूएसए ने जब खुद को इस डील से बाहर किया तो उन्हें फिर से इंपोज कर दिया गया। ईरानियन लीडर्स बातचीत करने के विरोध में नहीं हैं अपने अमेरिकन काउंटरपार्ट के साथ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा सिग्नल भेजा और यूएसए ने इस सिग्नल को रिसीव भी किया। मिस्टर ट्रंप का यह मानना है कि उन्हें प्रेसिडेंट रूहानी से मिलने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला, इट कुड हैपन, नो प्रॉब्लम विद मी, कि ये हो सकता है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। मतलब बातचीत होने की संभावना है। यहां पर देखिए इजराइल का भी प्रभाव कम हो रहा है। जॉन बोल्टन अपने पद से हटाए जा चुके हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्स्टिकल्स थे जो यूएसए और ईरान के संबंधों को बेहतर नहीं होने दे रहे थे। मिस्टर ट्रंप के वैसे तो बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू के साथ, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जो इजरायली लीडर हैं वो यूएसए के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर वो अपना कोई एक टफ स्टैंड लेंगे तो उनकी ओर से कुछ खास आर्गुमेंट्स नहीं आएंगे। मिस्टर नेतान्याहू ने इस बात को साबित भी किया ये बोलते हुए कि ऑब्वियसली वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप किससे मिलेंगे और कब मिलेंगे। इसका मतलब यूएसए अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से फ्रेम कर सकता है बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी थ्रेट के। और दो ऑब्स्टिकल्स, जॉन बोल्टन और इजराइल, अब वो कमजोर हो चुके हैं। संभावना यह है कि बातचीत हो सकती है। यहां पर जो रिलेटिव सॉफ्टनिंग हमें देखने को मिल रही है यूएसए और ईरान के बीच में, ये इजरायली एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी बहुत चिंता तो जरूर देगा। ये बात हमें देखने को भी मिली जब मिस्टर नेतान्याहू ने इस बात को हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने अस्फहान, जो कि एक प्लेस है मिडिल ईरान में, बोला कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए हैं, जबकि एग्रीमेंट साइन होने के बाद उस न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, या जो फैसिलिटीज थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहना ज्यादा उचित रहेगा, नॉट वेपन्स, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा चुका था, लेकिन अब वो वहां पर अवेलेबल हैं। ये क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान को लेकर एकमत नहीं है। यहां पर अप्रोचेस में बदलाव हो सकता है। मिस्टर बोल्टन अपने फॉरेन पॉलिसी हॉक के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि ईरान को सख्ती से जवाब दिया जाए, अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ी जाए। इसी आधार पर उन्होंने जो तालिबान के साथ बातचीत चल रही थी उसका भी विरोध किया था। मिस्टर बोल्टन अपने अप्रोच को लेकर काफी वायलेंट थे, विरुलेंट थे। वो इसीलिए या तो ईरान में कंप्लीट रिजीम चेंज चाहते थे या फिर वो डीन्यूक्लियराइजेशन चाहते थे। ये दो के दोनों ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल नहीं है, ऐसा ईरान को समझ में भी, इनफैक्ट ट्रंप को समझ में आ गया था। दैट्स वाई वो भी समझ चुके थे कि उनका जो अप्रोच है वो रियलिस्टिक नहीं है और वो किसी भी ओवरसीज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइट नहीं करना चाहते थे। दैट्स वाई वो भी चाहते हैं कि संबंध बेहतर हों। हालांकि जॉन बोल्टन को फायर करने के बाद और इजरायली इन्फ्लुएंस के कम होने के बाद ईरान के साथ स्थिति बेहतर हो सकती है। इस बात का अंदाजा वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, उनके स्टेटमेंट से भी लगाया जा सकता है, जो उन्होंने 10 सितंबर को दिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर रूहानी के बीच में बातचीत आने वाले महीनों में हो सकती है। संभावना यह भी है कि यूएन जनरल असेंबली के जो सेशंस न्यूयॉर्क में होने वाले हैं उसके पैरेलल हो सकता है ये बातचीत हो। ऐसी मीटिंग से हो सकता है सारे इश्यूज रिजॉल्व ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो संबंध है उनमें बेहतरी की शुरुआत तो जरूर हो जाएगी और इन अ लॉन्ग रन सिचुएशन बेहतर हो सकती है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।